फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। S1 and S2 and S2 are two hollow concentric S1 and S2 are two hollow concentric pairs फिर से लिख लो। S1 and S2 are two hollow concentric spheres। आर कब बोला मैंने? अच्छा आर, तो बोल देता ना, शुरू से बोलो सर। S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charges enclosing मतलब उसने अपने अंदर रख रखा है enclosed charges Q and 2Q आदर सहित रेस्पेक्टिवली। हिंदी में क्या बोलते हैं रेस्पेक्ट? आदर समेत, सम्मान, आदर सहित ही बोलते। वैसे तो क्या बोलते हैं, वैसे मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा हुआ हूँ। 10th क्लास तक मैंने हिंदी मीडियम पढ़ा है। याद नहीं आ रहा। हाँ, रेस्पेक्टिवली आगे बोलूं। ये बहुत फर्जी क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 एंड S2। S1 एंड S2 मतलब S1 और S2 का रेशियो निकालना है फ्लक्स का। बहुत बकवास क्वेश्चन है, जल्दी करो। चलो टाइम अप, अब मैं कर रहा हूँ। देखो तो बेटा इतना पीछे क्यों बैठ गए आप? हाँ ये भी सही है। तो वहां जाके क्यों बैठे हो बिजली के झटके खाने? आ जाओ फिर आगे। बालक या तो तुम देख लो अपना किधर बैठना पसंद करोगे, या फिर बच्चे आप वो दिविशा के पास जाके बैठ जाओ। समृद्धि इधर आ जाओगे? नहीं, अलग बात। क्वेश्चन ढंग से नहीं सुना। हाँ क्या 1-1 आएगा? वैसे ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली बस क्वेश्चन को फील कराने के लिए और कुछ नहीं। ठीक है, करो सॉल्व। देखो सबसे पहले S1 स्फीयर को अगर मैं देखूं तो S1 स्फीयर के अंदर कितना चार्ज रखा है? Q। ठीक है, तो ये बताओ इसके लिए फ्लक्स कितना होगा? फाई S1, बोलो जल्दी। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख दो डायरेक्ट। तो इसके अंदर चार्ज है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात और, अभी देखना दिमाग आप लोगों का थोड़ा सा घूमेगा, फिर बताता हूँ। H2 सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज बोला है? 2Q। अब ये बताओ इस सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज? 3Q। अब देखना है आगे क्या, 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रेशो निकालोगे क्या आएगा? 1:3। कोई प्रॉब्लम बच्चों हो? हाँ एक्चुअली में देखो इसके अंदर 3Q है ना टोटल चार्ज। हाँ अब ये यही मुद्दा तुम लोगों का आने वाला था, तो सुनो। तुम लोगों के सिलेबस में हमेशा चार्ज सेंटर पे होता है, पहली बात। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दे ही नहीं। और एंगल भी हमेशा थीटा, या तो 0 या 90, इसके अलावा कोई नहीं दे, क्योंकि उसके आगे की चीजें तुम लोग नहीं कर सकते। तो अगर कभी क्वेश्चन में तुम लोग को ऐसे लिखा हुआ मिल जाए ना,
अपने दिमाग में सोच लेना चार्ज कहीं ना कहीं सेंटर पर रखा होगा, बिकॉज इट इज़ अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। क्योंकि दिमाग लगाओ, दो तीन चीज़। मैंने क्या बोला? हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर के अंदर चार्ज रख सकते हो? अगर उसके अंदर चार्ज है तो मतलब मास है, फिर वो हॉलो स्फेयर। ठीक है, तो इस हिसाब से सोचोगे तो बहुत कुछ है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में दे दे तो खुद को मूर्ख मानते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर। ठीक है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकली। ठीक, समझ आई बात? तो नोट कर लो। क्या रेशो आ गया दोनों को डिवाइड किया तो? 5s1/5s2, दैट इज 1 रेशो। क्लियर? वैसे कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए भी थे ना टक्स के। अब जरा कॉपी की पेज पीछे पलटो, और कुलाम्स लॉ के एप्लीकेशन जब अपन ने किए थे, वहां पर एक इनफाइनाइट वायर के लिए अपन लोगों ने फ्लक्स निकाला था। क्या आई थी वैल्यू? क्या? 2k लैम्डा अपॉन ए। ए अपन ने डिस्टेंस अज्यूम की थी। अच्छा, इसको मैं k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दूं, ये वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, या फिर आर बोल सकते हैं अगर आर डिस्टेंस मानूं तो। ये बोल सकते हैं। ये इनफाइनाइट वायर के लिए आया था, सबको याद है? ठीक है, ये कोई बात नहीं, कॉपी में देख लो, कॉपी में बताया था ना। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि क्या आया था, वो याद दिला रहा हूँ। और ये भी दिख रहा है डेरिवेशन कितना लंबा किया था, याद है सबको? चलो आज यही डेरिवेशन करते हैं गॉस लॉ से। ठीक है, तो टॉपिक डालो सेम। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में चल रहे हैं अपना, है ना? सेम टॉपिक डालो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। हाँ, टॉपिक यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, एक और खास बात, गॉस लॉ का जन्म सिर्फ फ्लक्स बताने के लिए नहीं, इसका जन्म एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई बताने के लिए हुआ है। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी ए, या ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़ा था। तो यहाँ से अपन ई कैलकुलेट करेंगे हमें। ठीक है, इसको सॉल्व करके ई निकालना है मुझे। इसका जन्म एक्चुअली में ई निकालने के लिए, बस तो अपन मजे के लिए कर रहे थे। ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर and distance, sorry, due to distance r, due to distance r, स्मॉल r लिख लेना। ठीक है, चलो। तो मैंने बनाया एक इनफाइनाइटली लॉन्ग। अच्छा, पहले डायग्राम में ऐसे बनाया था अपन ने, इसी तरीके से बना दो। आपकी इच्छा हो तो वर्टिकल बनाओ, आपकी इच्छा। अच्छा, चार्ज कैसा रखूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? गलत। बच्चे ग्रुप में लिंक चेक करो, आपकी क्लास दूसरी है। ठीक है, पॉजिटिव रखा था। देखो फर्क कुछ नहीं पड़ता, पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, ठीक है। वो सिर्फ फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, आ रही है कि जा रही है, बात खत्म। कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, इसकी लेंथ क्या लें? फाइनाइट लेंथ है तो लेंथ कुछ बोल ही नहीं सकते।
लेंथ एक्चुअली में क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक, क्या इस पे गॉस लॉ लगा सकते हैं? याद करो मैंने क्या बोला था, गॉस लॉ इज ओनली ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट देखो, 2D है। मैंने इसकी थिकनेस कहाँ बोली, रेडियस बोला है कुछ? तो 2D, सॉरी 1D ऑब्जेक्ट है। हम इसकी रेडियस 0 लगभग टेंस टू बी मान के चल, इस पे कैसे लगाएं? तो गॉस लॉ ने एक बहुत अच्छी चीज हमें, वो है गॉसियन सरफेस, जिसको आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसने मुझे क्या बोला, आर डिस्टेंस के बाद निकालने के लिए बोला है, यहाँ से आर डिस्टेंस। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए गाउसियन सरफेस अज्यूम करें। लेकिन एक चीज सोचो, गाउसियन सरफेस कैसा अज्यूम करें, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हमारा चार्ज लगभग कहाँ पर रहे, सेंटर पे। ठीक है, तो ऐसी कैसी सरफेस बना सकता हूँ मैं कि ये सेंटर में आ जाए, कुछ सोच के देखो एक। फिर मैं बनाऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप लोग सोचो कि मैं इसके अराउंड एक 3D सब सरफेस बनाना चाहता हूँ, तो वो ऐसा हो कि ये सेंटर में आ जाए चार्ज। स्फेयर ले सकते हैं? नहीं ले सकते स्फेयर, क्यों? क्यों, हाँ ठीक है गुड। स्फेयर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बच्चे देखो, ऊपर जैसे टॉप पे जाते जाओगे ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर के रेडियस की वजह से छोटा होएगा ना ऊपर। लेकिन अगर मैं इसको अगर एक सॉरी स्फेयर के अगर सिलेंडर अज्यूम कर लूँ, ठीक है, इसके अराउंड क्या अज्यूम कर लूँ, एक सिलेंडर अज्यूम कर लेता हूँ। एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया मैंने, तो देखो ये चार्ज सेंटर में आ गया इसके। ठीक है, और इस सिलेंडर मैंने कितने डिस्टेंस का अज्यूम किया बच्चे, आर डिस्टेंस का। इसका रेडियस कितना एक्चुअली में, स्मॉल आर माना, क्योंकि मुझे आर डिस्टेंस पे निकालना था। अब ये मेरी मर्जी से बनाया हुआ सिलेंडर है, जो चाहूँ मैं डायमेंशन ले सकता हूँ, लेंथ भी ले, कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने पूरे पे नहीं बनाया, इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं बनाया, मेरी मर्जी से सिर्फ एल डिस्टेंस चलेगा। अच्छा, इसकी जो चार्ज डेंसिटी थी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी। क्या होती है ये, लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं इसको। तो ये बताओ इसके अंदर क्यू इनसाइड, इस सिलेंडर के अंदर क्यू इनसाइड कितना हो? देखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लैम्डा, बोल सकते हैं। तो क्या क्यू इनसाइड मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा एल आ जाएगा, और नो? ये बात क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, गॉस लॉ चिपकाओ। गॉस लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है। अच्छा ये बताओ यहाँ पर कितने सरफेसेस हैं, 3 है, एक ऊपर एक नीचे और एक इसका कर्व सरफेस, 3 सरफेस है। अच्छा ऊपर वाले सरफेस के लिए देखो, अगर एरिया वेक्टर बोलो तो किधर आएगा, ऊपर की तरफ। ठीक, और इसकी वजह से अगर फील्ड भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। मतलब इन दोनों का एंगल कितना होने वाला है, 0 डिग्री। पक्का? चलो वैसे मैं करवा क्यों रहा हूँ, आगे सॉल्व करो। सिलेंडर तो पढ़ा है ना मैंने, मेरे को इतना सा कंसेप्ट देना था बस, यहाँ पर मैंने रख दिया लैम्डा एल, करो लगाओ दिमाग। अच्छा देखो, इतना सा बता देता हूँ बस, कि फ्लक्स 3 मान लो, φ1 φ2 φ3, तीनों की वैल्यू यहाँ पर रखो और सॉल्व करो, सीधा सीधा आंसर आएगा, कुछ करना ही नहीं एक्स्ट्रा। ठीक है, लगाओ दिमाग। क्या, फ्लक्स तो तुम लोग निकाल सकते हो, पर भूल गया था। नहीं नहीं बिल्कुल गड़बड़ लग रही, अरे बिल्कुल सही है नालायक, तेरे पर डाउट हो रहा है ना? कितने सरफेसेस से फ्लक्स आएगा, एक से नहीं, और फ्लक्स देखना, वो जो भी होगा तो जानो, मैं नहीं जानता किससे बनेगा किससे नहीं बनेगा, तो सोचो। आराम करो, कितने देर टाइम देना चाहिए, 30 सेकेंड? अच्छा डायग्राम भी बनाओगे, चलो 1 मिनट ले लो।
करवाना। देखो सिंपल सा इसमें इतना सा गेम बचा हुआ है कि आप लोग फ्लक्स का और इसका एरिया का एंगल निकाल लो, कहानी खत्म। और इसके लिए मैंने कल और परसों 2 दिन प्रैक्टिस कर, एंगल निकालने के लिए करो ट्राई। सोचो फ्लक्स कहाँ जाएगा। चार्ज तो पूरे रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। हाँ, उसके लिए 0 हो गया। और इस बीच वाले से फ्लक्स ऐसे निकल रहा होगा, एरिया भी इसके लिए भी 0 हो जाएगा, मतलब तीनों के लिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, गुड। हाँ हाँ, कैसे कर सकते हो करो। तो चार्ज है तो 0 क्यों आएगा, और उसके अंदर चार्ज रखा है ना, 0 कैसे आ सकता है। अगर उसके अंदर चार्ज नहीं होता तो नेट 0 आता। कौशिक, हो गया, हो गया। हाँ वेरी गुड, करो करो, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो अब। एक बात सोच के बताओ मुझे, ये रॉड अपनी फील्ड किस तरफ दे रहा होगा। इससे डायरेक्टली इस तरफ एक लाइट बीम की तरह निकल रही होगी। मैंने ऊपर बोल दिया और मान लिया तुम लोगों ने। नहीं माना तो फिर क्यों नहीं मना किया तब। मैंने बोला 0 डिग्री हो जाएगा, तुम लोगों ने बोल दिया हाँ। नालायक हो। देखो, देखो, इधर से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रॉड तो हमेशा इधर ही देगा ना। ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर किधर जाने वाला है, ऊपर। ठीक, तो ये बताओ दोनों के बीच का एंगल। ऐसे अगेन यहाँ पर अगर मैं देखूँ फील्ड की डायरेक्शन इधर, और ये ई की डायरेक्शन, ये ए की डायरेक्शन, ये भी 90, ये भी 90। बोलो कोई दिक्कत। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ई की डायरेक्शन ये है, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यहाँ पर यही आएगी। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब अपन ये फॉर्मूला चिपका दें, ई ए कॉस थीटा। 3 सरफेसेस थे, तीनों में लगाओ। इंटीग्रेशन ऑफ ई ए कॉस 90, किसका, फर्स्ट सरफेस का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ए कॉस 0 डिग्री, कौन सा सरफेस, सेकंड सरफेस ये वाला। ठीक है, इसको 1 2 लिख देता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ए, या ई डी ए, एक्चुअली में ई डी ए होगा ना, ई डी ए कॉस 90 इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो। कॉस 90 शून्य, कॉस 90, खत्म कहानी। ई फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, ई को बाहर रख दे, मतलब कांस्टेंट है ई, इंटीग्रेशन से बाहर। कॉस 0 कितना होता है, इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलो यस और नो। और एरिया, अब एरिया किसका चाहिए मुझे, इंटीग्रेशन करना पूरे कर्व का। तो बताओ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 2 पाई r² h, 2 पाई r h, ओनली 2 पाई। रख दूं यहाँ पर, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी E इंटू
2πr और l होगा यहाँ पर, लेंथ l है, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा l बाय एप्सिलॉन नॉट, l से l गुजर गया, क्या बचा मेरे पास, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। क्या यही था क्या? ये है गॉस लॉ। और एक्चुअली में अपन ने इतना कुछ सॉल्व कर करके किया, दिमाग लगाते तो सिर्फ ये वर्ड लिखते और फॉर्मूला लगाते, आंसर। वन लाइनर क्वेश्चन था ये। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने तो लेंथ अज्यूम किया था, इनफाइनाइट के लिए तो आया ही नहीं। सोच सकते हो, ये चीज दिमाग में आ सकती है। देखो फाइनल आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करा, लेंथ तुम 2 मीटर लो या इनफाइनाइट लेंथ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। द आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। अच्छा पीछे एक बार ये चीज चेक करके बताओ, क्या मैंने इसका ग्राफ बनवाया था, ई का और आर का नहीं बनवाया था? बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है, लेंथ बढ़ेगी चार्ज भी तो बढ़ेगा, ठीक है, लेंथ बढ़ेगी चार्ज बढ़ेगा, लेकिन हर चार्ज फील्ड तो उसी तरफ दे रहा है। मतलब आप ये समझो कि मैं एक बात बोलूँ, देखो लीनियर डेंसिटी वही तो अपने लीनियर चार्ज बोला, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड ही देने वाला है। क्या हुआ बादल, कंफ्यूजिंग? आसान है ना? अच्छा इसका ग्राफ अगर मैंने पहले नहीं बनवाया हो तो बनाओ, ई वर्सेस आर। करो करो, आज बहुत टेस्टी टेस्टी क्वेश्चंस होने वाले हैं। ऑनलाइन में तीनों बालकों को समझ आया ये? सही सही, सही कर रहे हो, सही कर। एक ही तो बनेगा, दो दो पॉइंट कहाँ से? यहाँ पर एक्चुअली में देखो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो क्या लाइन बननी चाहिए, क्या ग्राफ बनना चाहिए इसका, तो ये वाला, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। एक तरफ रखो ई और एक तरफ रखो आर, जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई कम होता जाएगा, सिंपल कर्व बनेगा इसका ये वाला, ठीक है। इसमें वो कर्व ज्यादा डीप मत लेना क्योंकि वो पैराबोलिक होता है, स्क्वायर आता है तो, ठीक है। और अगर ये एक्चुअली में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया है ना, अच्छा रहता है, मैथ्स के बच्चे रहते हैं ना जब सारे, उनको ये टर्म्स बता दो मान जाते हैं। बायो वालों को ये क्या बता दिया, कौन से दैत्य का नाम है हाइपरबोला, ऊपर से रेक्टेंगुलर। उनको फिर ये, उनको पता है ये पॉइंट कैसे समझाना पड़ता है। अच्छा एक काम करो, वैल्यूज रखो, यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर 4 रखते हैं, देखो क्या आता है, देखो कैसी लाइन बन रही है, ट्रेस करो। हाँ रेक्टेंगल का है। मैथ्स की क्लास में ये अच्छा होता है। समझ आ गया सबको ये? चलो, एक्चुअली में देखो गॉस लॉ से मैंने आप लोगों को कहा था कि बड़े बड़े जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत आसानी से हो जाए, वॉल्यूम वाले वाले, मैंने एरिया वाला एक ही करवाया था आप लोगों को, डिस्क का पता चल गया था कैसा होता है कूलम्ब्स लॉ से। अब अपन इससे करके देखेंगे गॉस लॉ से ये कैसे निकालता है, ठीक। तो अगला टॉपिक लिखने से पहले एक छोटा सा क्रक्स लिख लो, छोटा सा मतलब कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ मैं, वो लिख लो। अच्छा आप लोग जानते हो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है? अभी के लिए मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सेमी कंडक्टर चैप्टर में डिटेल, फिलहाल के लिए बस इतना जानते हो कि जिसमें मतलब अगर मैं चार्ज की बात करूँ, चार्ज ट्रांसमिट हो सकता है, कंडक्टर है, मैं सिंपल सा ये कह रहा हूँ, जिसमें चार्ज का ट्रांसमिशन हो सकता है उसे कंडक्टर बोलेंगे, उसको इंसुलेटर बोलेंगे, ऐसा समझ सकते हो। तो एक बात यहाँ पर नोट करो, या सोच के देखो, पहले सोच लेते हैं फिर। जैसे कि स्फेयर है मेरे पास,
ठीक है, एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, मेटल का बॉल बना हुआ सॉलिड बॉल, इस पे मैंने उठा के क्यू चार्ज दे दी, चार्ज दिया, तो ये क्यू चार्ज कहाँ पर रहेगा, सोच के देखो। मैंने तो कहीं पे भी डाल दिया, वायर इसके बीच में कनेक्ट कर रखा था, सेंटर में दे दिया, रख दिया। अब ये चार्ज का क्या होने वाला, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होएगा, पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। समझो क्यों, ये जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे बच्चों, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे, और मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कहाँ जाके मिलेगी, सरफेस पे मिलेगी। तो मतलब किसी भी सॉलिड में, सॉलिड कंडक्टर में अगर आप चार्ज देते हो तो सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पे। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली, क्योंकि सभी इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। तो ये बात क्लियर हुई। तो पहली चीज, पहला पॉइंट ये नोट कर लो, इन एनी कंडक्टर सॉलिड, अब इसमें कोई सा भी शेप हो सकता है, सिलेंडर हो, स्फेयर हो, ठीक है, वायर हो, जो भी हो, तो वहां पर क्या होगा, ये मैक्सिमम रिंग हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन एनी कंडक्टर सॉलिड all the charge is distributed, all the charge is distributed on the surface uniformly। इसका रीजन समझाने की जरूरत है, अब वापस समझ में आ गया ना। देखो वो क्या होगा बच्चे, मैक्सिमम सेपरेशन पे रहना चाहेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा। मैक्सिमम सेपरेशन पे वो कहाँ रह सकते हैं, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज है, फिर तो एटम है ना। तो फिर वो उसमें चार्ज बॉडी कैसे बोल सकते हो आप, ऐसे तो दुनिया में कोई बॉडी है ही नहीं जिसमें चार्ज नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रल है ना सारे एटम्स। यहाँ पर मैंने न्यूट्रलिटी खराब की है, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज जाके दिया है, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने सरफेस पे स्प्रेड कर देगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम रिपल्शन पे रहे सारे चार्ज। क्लियर हुआ। ऐसी तीन टाइप की बॉडीज होती हैं जो हमेशा अपने सारे चार्ज को सरफेस, पहला कौन था, सॉलिड कंडक्टर, दूसरा लिखो हॉलो कंडक्टर, ये सब सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, हॉलो कंडक्टर, पहला तो क्या था अपना, सॉलिड कंडक्टर, दूसरा हॉलो कंडक्टर। अब अगर वो कंडक्टर हॉलो ही है, मतलब ही नहीं है, ठीक है, अंदर से तो खाली है, मतलब जो भी चार्ज ला के दोगे वो सरफेस पे जाने वाला है, तो ऑटोमेटिकली सरफेस पे। तीसरा लिखो हॉलो इंसुलेटर, अब दिमाग में घूमेगा कि सर इंसुलेटर को आप चार्ज कैसे, इंसुलेटर चार्ज का ट्रांसमिशन नहीं कर सकता एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन उसके ऊपर तो चार्ज हो सकता है, पॉसिबल है। स्केल को घिस के चार्ज डेवलप करते हो, क्या स्केल कंडक्टर है, नहीं है, तो चार्ज तो डेवलप कर सकते हो ना, मोशन नहीं करवा सकते चार्ज का। क्लियर है। तो तीसरा क्या लिखा आप लोगों ने, हॉलो इंसुलेटर, ठीक है, इसके बारे में नहीं लिखवाऊंगा, ये तीन को पार्ट हैं सरफेस पे आ जाता टोटल, ठीक है। अच्छा, फिर सरफेस के अंदर कब जाएगा चार्ज, जब वो सॉलिड इंसुलेटर हो, ठीक है। तो जिसमें लिखोगे पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड किसमें होता है, सॉलिड इंसुलेटर, इन सॉलिड इंसुलेटर, रिपल्शन उसमें होगा लेकिन चार्ज का मूवमेंट कैसे होगा, पंगा ही है ना, मूवमेंट कैसे होगा, ठीक है। रिपल्शन तो पॉसिबल है, वो चार्ज का हर जगह होगा। क्या, अगर मैं उसको एक ही जगह रख रहा हूँ तो, अगर मैं उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं पहले से ही, ठीक है, तब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो अपने बीच में रखे हुए चार्ज को उठा के सरफेस पे भेज दे, वो नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि चार्ज का मोशन नहीं करवा सकता, ठीक है ना। आप सिंपल सी बात याद करो, 10th क्लास में पढ़ा था, जिसमें करंट का फ्लो हो जाता है वो कंडक्टर होता है, पढ़ा था। तो ये बताओ, करंट का फ्लो मतलब फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और जो इंसुलेटर है क्या वो फ्लो ऑफ चार्ज कर सकता है, आपने यही पढ़ा था कि वो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं कर सकता, वो इंसुलेटर है, यही पढ़ा था। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज नहीं करेगा, चार्ज तो डेवलप कर सकता है ना। और मैंने एग्जांपल भी दिया आपके सामने स्केल का, प्लास्टिक इज इंसुलेटर,
लेकिन उसमें चार्ज तो डेवलप होता है ना। क्लियर? फ्लो ऑफ चार्ज नहीं कर पाएगा। क्या लिख पाया मैंने? इन सॉलिड इंसुलेटर चार्ज इज स्प्रेडेड एज इट इज, जैसा वो था वैसा ही रहने वाला। ठीक है, तो कभी भी वो सॉलिड इंसुलेटर का क्वेश्चन देगा तो आपको पहले से बोल के देगा कि वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, इन सब में नहीं बोल के देगा वो कभी भी। इन सब में आपको सोचना है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड खुद हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, सॉलिड सॉरी हॉलो इंसुलेटर में क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए? तो उसमें भी वो बोल के देगा। इंसुलेटर में उसको हमेशा बोलना पड़ेगा कि क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। लेकिन सॉलिड में कभी बोल के नहीं, ये आपको खुद जज करना है। क्योंकि बेटा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मोशन नहीं कर सकता ना। अब इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैं डिटेल थ्योरी बता देता हूँ। दो थ्योरीज होती है। पहला थ्योरी होता है कंडक्शन बैंड थ्योरी, और दूसरी थ्योरी होती है पोटेंशियल वेल थ्योरी। जो भी जानना है वो जान लो। जो भी एटम्स होते हैं ना, सारे एटम्स जो होते हैं, जैसे मान लो ये एटम है, तो ये जानते हो वैलेंस बैंड क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस बैंड। इसके पास में वैलेंस शेल बोल दो, वैलेंस बैंड बोल दो। बीबीटी पढ़ा था, वैलेंस बैंड थ्योरी। आउटर मोस्ट शेल इज वैलेंस बैंड। इसके बाहर एक और शेल एज्यूम की जाती है, जिस शेल को अपन बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, अगर किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में चला गया तो वो कंडक्टर कहलाता है। इनके बीच में एनर्जी गैप होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर ये एनर्जी गैप, देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये एनर्जी गैप होता ही नहीं है, ओवरलैप्ड होते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन। इसमें ये ओवरलैप होता है, उसको आप क्या बोलते हो? कंडक्टर। कंडक्टर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया मतलब वो करंट फ्लो करवा सकता है। ये क्या हो गया? कंडक्टर, जिसमें ओवरलैप्ड है। और जिसमें थोड़ा सा गैप है, इसको एक मिनट बाद बताता हूँ। पहले जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लिटिल गुड। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। कुछ एक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें लगभग 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ठीक है, ये सारे जो गैप निकाले ना अपन एनर्जी गैप, ये अपन एब्सोल्यूट जीरो पे निकाल, 0 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर आते रहते ये एलिमेंट क्या करते हैं, अपने बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को ओवरलैप करवा लेते। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो क्या ये कंडक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन थे क्या ये एक्चुअली इंसुलेटर? तो ऐसी सिचुएशन वालों को अपन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फिलहाल कंडक्टर समझ आया। अब दूसरा सुनो, अब दूसरी कहानी भी सुनो, पोटेंशियल वेल थ्योरी। ये चैप्टर आप लोगों के केमिस्ट्री में हट चुका है। सॉलिड स्टेट पढ़ा थोड़ी किसी ने, नहीं पढ़ा ना। जो भी सॉलिड्स होते हैं ना बच्चों, वेल अरेंज एटम्स से बने होते हैं। वेल अरेंज एटम से बने। ठीक है, ये क्यूबिक शेप में पूरा, जैसा कल क्यूब बनाया था मैंने, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम लगा दो। ठीक है, अब अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास जा सकता है और फिर इसका ट्रांसमिशन हो सकता है फर्दर आगे, तो ये कंडक्टर है। अगर नहीं जा सकता तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी सही नहीं। ठीक है, नथिंग इज लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी के पास फालतू नहीं पड़ा। बिल्कुल बन सकता है, और इनफैक्ट कैपेसिटर की एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें लकड़ी के अंदर करंट फ्लो हो जाता है, वुड के अंदर भी। हाँ, अच्छी नहीं नहीं नहीं, उसमें एक्चुअली में क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है कैपेसिटर की, तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करवाता है। मैंने क्या कहा, कि एनर्जी गैप ही तो है। इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दो कि फाइनली उसका इलेक्ट्रॉन जंप करके ही माने, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप को भी जंप कर जाए, तो कंडक्टर है। हाँ, बिल्कुल एयर में ट्रांसमिशन हो जाता है। तो देखो, इंसुलेटर नथिंग इज परमानेंट, कंडक्टर तो परमानेंट है। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर इज नॉट परमानेंट। एक बात बताओ, ये दीवार मैं धक्का मार के नहीं तोड़ सकता, पता है? ठीक है, जेसीबी ले आऊं, टूट जाएगी। तो नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, डिपेंड क्या करता है, जेसीबी के पास ज़्यादा पावर थी, मेरे पास नहीं थी, सिंपल। ठीक है, तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। बोलो, कहानी क्लियर हुई? शुरू करें टॉपिक्स। आपके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लिखो। अब देखो, इन तीनों में से मैं पहले सिलेंडर के लिए करवाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले सिलेंडर के लिए करेंगे। तो जो मैंने तीनों लिखवाए ना, जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे, तो उन तीनों का डेरिवेशन सेम ही है।
ठीक है, तीनों का डेरिवेशन सेम होने वाला है। तो अब उन दोनों को मतलब तीनों की जगह एक ही करवा दूं, तो आप लोग लिख लो टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिलेंडर। अभी सिलेंडर कैसा हो सकता है, तीनों नाम लिख लो यहाँ पर। सॉलिड कंडक्टर, ब्रैकेट में डाल दो, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो इंसुलेटर एंड हॉलो कंडक्टर। अब इंसुलेटर डाल दिया मैंने इसमें, तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर डालना पड़ेगा। तो लिखो इसमें, लिख लिए तीनों, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो इंसुलेटर एंड सॉलिड हॉलो कंडक्टर। कंडक्टर दोनों और इंसुलेटर सिर्फ हॉलो, हॉलो। अभी तो बताया था उसमें पूरे वॉल्यूम में, अभी मैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं ले रहा, वो इसके बाद वाला टॉपिक है। ठीक है, वेयर यूनिफॉर्मली distributed charge, where uniformly distributed charge density is sigma। क्योंकि अब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्या लेना पड़ेगा, एरिया चार्ज डेंसिटी, है ना, सिग्मा। चलो शुरू करें क्वेश्चन। अच्छा ये हाँ, एक मिनट, इसकी लेंथ तो मैंने बताई नहीं, लेंथ इनफाइनाइट होगी, लेंथ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लेंथ बोल, इस सिलेंडर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट देखो एक्चुअली में क्या है, जब आंसर निकालोगे ना, वो आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ हो जाए, तब तुम फाइनाइट लो या इनफाइनाइट लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी रेडियस है बच्चों कैपिटल आर। ठीक है, अब इस पे क्या है एक्चुअली में, हर जगह इवनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ठीक, इवनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। तो अब पंगा ये है बच्चों, अच्छा इसमें टॉप और बॉटम का मैं काउंट करूंगा क्या, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हिसाब से करना चाहिए था, पर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों ये इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, तो इनफाइनाइट में तो ना मुझे इसका टॉप दिखेगा ना बॉटम दिखेगा। तो ये बताओ इसमें फील्ड किसकी वजह से होगी, अगर मैं यहाँ पर बाहर खड़े होकर या फिर कहीं पे भी रैंडमली मैं फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कौन क्रिएट कर रहा होगा, सरफेस, सरफेस। ठीक है, तो देखो एक्चुअली मैं चेक तो दोनों के लिए करूंगा, अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ फील्ड चेक करें, पहले इनसाइड चेक करके देखूं, एक सेकंड में सॉल्व करके बता देता हूँ, देख लो। इनसाइड एक गाउसियन सरफेस अज्यूम किया, एक गाउसियन सरफेस अज्यूम किया इनसाइड, ये बताओ क्यू इनसाइड कितना है, अच्छा इसके रेडियस लिए स्मॉल आर, क्यू इनसाइड कितना है इसमें, अंदर क्या इसके सिलेंडर के चार्ज है, नहीं है, चार्ज कितना है, जीरो, फ्लक्स कितना है इनसाइड की वजह से, खत्म कहानी, सोचना ही नहीं है, फ्लक्स जीरो तो फील्ड जीरो। क्लियर हुआ, पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, ईमानदारी से बोलो, मेरा मन रखने के लिए हाँ नहीं बोल, अगर चार्ज ही नहीं है तो फील्ड कहाँ से आएगा, इनसाइड चार्ज ही नहीं है। गाउसियन सरफेस ये बड़ा वाला नहीं है, ये है गाउसियन सरफेस, छोटा वाला जूम किया, हाँ नहीं है, क्योंकि सर चार्ज तो टोटली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस सिलेंडर के सरफेस पे, तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं, और चार्ज नहीं है तो क्या बोला था, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड चार्ज जीरो तो फील्ड जीरो। ठीक है, फ्लक्स जीरो एक्चुअली में तो फील्ड जीरो, नहीं मानोगे सर, हम तो नहीं मानेंगे सर, यहाँ पर चार्ज है वो तो फील्ड भेजेगा ना, तो याद करो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड, अगर कोई सिलेंडर रखा है तो उसमें चार्ज कितना, वो कितना हो जाता है, नेट फ्लक्स जीरो आया था, अगर उसके अंदर खुद चार्ज नहीं है तो फिर से जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ हर बात से, तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ क्या ई इनसाइड इक्वल टू जीरो होगा, यस और नो,
हाँ बालक। एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अपन ने उस तरीके से भी तो सॉल्व किया था ना पहले। तो मैंने यही तो बोला था कि अगर यूनिफॉर्मली फील्ड में कोई दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है तो इस पे नेट फ्लक्स कितना आता था, जीरो, अगर इसके अंदर चार्ज नहीं आता। ठीक है। समझ आई बात। अब आउटसाइड निकालें। इनसाइड वाली कहानी खत्म। आउटसाइड निकालें। लोग भी कर सकते। अब आउटसाइड अज्यूम करना पड़ेगा एक सरफेस। अज्यूम। अच्छा मैंने ऐसे ही क्यों अज्यूम किया, क्योंकि मुझे इस नेट चार्ज को सेंटर पे लाना था ना, मुझे एक्चुअली में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दिक्कत, अरे मेरे से पूछो डायरेक्टली, क्या टेंशन। ठीक है। अरे मेरे से बोलो क्या दिक्कत है। हाँ। बाहर वाले के लिए तो मैंने बात ही नहीं की। बाहर वाला तो अब बता रहा हूँ। बड़े वाले सिलेंडर में बेटा चार्ज है, लेकिन गाउसियन सरफेस जिसको अज्यूम कर रहे हैं हम उसके लिए सॉल्व करते हैं ना। पहले मैंने अंदर वाला गाउसियन सरफेस सॉल्व किया। मैं इनसाइड चेक करना चाह रहा था ना। इनसाइड तो इसका फील्ड था ही नहीं। एक बात बताओ, ये एक मेरे पास सिलेंडर रखा हुआ है, सारा चार्ज सरफेस पे रखा हुआ है। इस सिलेंडर के अंदर तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जहां तुम्हारी इच्छा हो रैंडमली, अंदर चार्ज है क्या? नहीं है, तो अंदर फील्ड होगा क्या? फील्ड तो होगा, लेकिन नेट फील्ड कितना होगा? क्लियर है? बात समझ आई? पक्का? तो अंदर इसमें चार्ज ही नहीं। ठीक है। अब बाहर की तरफ बात करते हैं। तो देखो वापस से ये वाला रेडियस क्या अज्यूम किया अपन ने, स्मॉल आर। ठीक। अब बताओ इसके लिए कैसे निकाल सकते हैं? वही पुराना तरीका, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई तो कर लो। अब क्यू इनसाइड निकालना पड़ेगा पहले। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सिग्मा इज इक्वल टू क्या? चार्ज, यानी फिलहाल मैं बोल दूं क्यू इनसाइड अपॉन एरिया। ये बताओ कौन से एरिया पे चार्ज है? अंदर वाले सिलेंडर के कर्व सरफेस पे है। तो अंदर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बोलो कितना है? 2 पाई आर एच। कौन सा आर लो, स्मॉल आर कैपिटल आर? 2 पाई कैपिटल आर बेटा, अंदर वाले का कैपिटल आर लिया हुआ है ना। 2 पाई आर, और लेंथ एल अज्यूम कर ली अपन ने अपने हाथ में। मैंने क्या कहा, गाउसियन सरफेस की लेंथ आप अपने, गाउसियन सरफेस तो आप अपनी इच्छा से अज्यूम कर। तो यहाँ से क्यू इनसाइड कितना निकल के आ गया बच्चों? सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। बच्चों छापने के लिए पूरा टाइम दूंगा ना। 2 पाई आर एल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो ये चीज आ गई। अब इस वाले के लिए ई डॉट डी ए, तीन सरफेसेज हैं। कौन कौन से? ऊपर वाला, नीचे वाला और कर्व सरफेस है। ऊपर वाले की वजह से जीरो होगा, थोड़ी देर पहले बात की थी। नीचे वाले की वजह से भी जीरो होगा। एक्चुअली वायर भी तो एक सिलेंडर ही था, सेम टू सेम होने वाला है। नीचे वाले की वजह से जीरो, और इस कर्व सरफेस की वजह से सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा? ई इंटू एरिया ऑफ द कर्व सरफेस कितना होगा? 2 पाई स्मॉल आर और एल। देखो एल से एल गुजर गया, 2 पाई से 2 पाई गुजर गया। इज इक्वल टू क्या बचा? सिग्मा, सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल। यही बचा। रुक जाओ अभी 1 मिनट। ये कौन सा निकाला अपन ने? क्यू, ई आउटसाइड। ठीक है। ई इनसाइड जीरो आ गया था। तो अब मुझे इसके लिए ग्राफ भी तो बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाए तो देखो क्या ग्राफ बनने वाला है। ये ध्यान दो कि यहाँ पर ई किसके प्रोपोर्शनल है? नहीं, सिग्मा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कैपिटल आर इसकी थिकनेस, ये भी तो कांस्टेंट है सिलेंडर की। सिलेंडर जो यूनिफॉर्म था उसका तो सिर्फ कांस्टेंट है। यानी डिपेंड किस पे कर रहा है? ये आर जितना बढ़ाते जाऊंगा उतना ही फील्ड कम होता जाएगा। मतलब ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। बोलो यस और नो। बस खत्म हो गया, ग्राफ बना लो।
ये आर है ऊपर, ये मान लो इसको। तो देखो कहाँ तक जीरो था, जहाँ तक इस कैपिटल आर पहुंचे अपन वहां तक जीरो थी वैल्यू। इसके आगे जैसे ही बढ़े मैक्सिमम से धीरे धीरे मिनिमम होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे कम होता जाएगा। इस बार भी क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई बात समझ में? एक्चुअली में इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट करने आपको करना पूरा पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए बनाया, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग से बना लेना। लेकिन यहाँ पर क्या बोलोगे, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तब ऐसा, और स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ठीक है। तुम चाहो तो इसको अलग से बना लो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने समझाने के लिए बनाया कि अंदर जहां तक रेडियस बढ़ा था जीरो। आई होप सबको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। पक्का? अगला तुम लोगों से कर। अच्छा मैं आज सिलेंडर का करवा रहा हूँ, स्फेयर का आप लोग घर से करके आओगे, ठीक है। एक बार स्फेयर का घर से करके आओ, बात कर। सेम कर तो 90 एक ही सरफेस हो, 4 पाई आर, उसमें तो चार तीन साइड सरफेस ही नहीं है ना, एक ही टोटल सरफेस एरिया है, 4 पाई आर स्क्वायर। सेम तरीके से निकालोगे इन साइड, उसमें भी जो आने वाला, जो भी आने वाला करके सॉल्व। सर को पता थी ना, सर को। इसलिए मना करता हूँ, साथ के साथ छाप लेते हो। ज़्यादा ही छोटा है क्या डेरिवेशन? अच्छा अगर ये डेरिवेशन एक्चुअल में स्फेयर वाला आपके बोर्ड के सिलेबस में, सिलेंडर नहीं है, तो अगर एग्जाम में आता है तो कैसे करो? पूरा निकालना पड़ेगा कि साइड, वो जो ई इन साइड निकाला था ना उसमें भी तीनों सरफेस के लिए निकालोगे, और बताओगे कि क्या है वहाँ पर क्यू जीरो है, इस वजह से जीरो। फिर आउटसाइड के लिए निकालोगे, फिर cos 90 ये सॉलिड ये वाले नहीं, 3D फिगर थोड़ी, 3D फिगर को लम्स लस करोगे तो एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे। 2D वाला ही नहीं कर सकते कुलम्स लॉ से, तुम सोचो ना कितना बड़ा डेरिवेशन था वो किया था अपन ने। और क्या। और वैसे क्या है कि आजकल सीबीएसई थोड़ी मेहरबानी करता है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देते तो लगाओगे कुलम्स लॉ। अच्छा एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो अपन अज्यूम करते हैं ना, ये सरफेस गाउसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, ये अपनी मर्जी से अज्यूम मत, ऐसे मत करना, मतलब कि कोशिश रखो कि जो मैं बता रहा हूँ ना वही अज्यूम करना, अपनी तरफ से दिमाग लगा के उल्टा सीधा अज्यूम मत कर लेना, क्योंकि फिर गलत कर जाओगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, एक एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा अपन को, थीटा या तो 90 और जीरो, या फिर सेंटर में सिमेट्री बन रही हो। जैसे कि आप लोगों ने दिमाग लगा लिया होता कि सिमेट्री के लिए पेयर बना लेते हैं, कोन बना लेते हैं, कोन में भी सिमेट्री बन सकती है, फिर वहाँ पर एंगल नहीं होगा, या फिर जीरो। ऐसे सरफेस तुम लोग अज्यूम मत, कोशिश रखना जो मैं बता रहा हूँ उसी सरफेस को तुम लोग अज्यूम।
पैटर्न अब तो आरबीएससी में आना आता है, पी के बेसिस पे बनता है, लेकिन लेवल अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं, बुरा नहीं रहता, जैसे जैसा गंदा गंदा भी नहीं रहेगा, अब बुरा भी नहीं रहेगा, ठीक लेवल। सीबीएसई वाले पता नहीं क्या उनको कौन सा पदार्थ मिल गया, मौजे वजह सूंघ के और वो पेपर बनाते हैं, तो नशे करते हैं वो शौक सूंघने के। ठीक है, अब सॉलिड के लिए निकालें। सॉलिड से पहले एक शीट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सॉलिड सिलेंडर पे चलेंगे। और ये शीट वाला जो बता रहा हूँ बच्चों, इसका आंसर डायरेक्टली याद रखना, जो भी आंसर आएगा ना इसका वो डायरेक्ट याद रखना शीट का, क्योंकि अपन को आगे जाके जरूरत पड़ेगी, कैपेसिटर में बहुत हेल्प करेगा ये, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना। टॉपिक डालो, ये हो गया कंप्लीट, सबने छाप लिया? चलो तो एक टॉपिक डालो, खा लिया आपने पेन, नाखून नहीं खाए? मैं लेके आऊँगा आपके लिए। आप लोग भी ध्यान रखना, पैरों से नेल्स काटो तो इसके लिए ला के दे देना, इसको पसंद है नेल्स खाना। वैसे एक दवाई आती है, मानस रोहिणी, मानस रोहिणी उसका नाम है दवाई का। तो हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मानस रोहिणी एक दवाई होती है, उसको खाना नहीं है आपको, मतलब 100 ग्राम के आसपास खरीद के लाना है, और उसमें एक बार ऐसे हाथ डिप करके निकाल लो, ठीक है? उसके बाद आपके नाखून खाने की आदत छूट। बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, उसको साबुन से धो लो, सर्फ से धो लो, तुम हाथ कुछ भी कर लो, उसका कड़वा। हाँ, इनफैक्ट अगर उस हाथ से आपने अगर अब रोटी छू ली तो रोटी भी नहीं निगल पाओगे। गलत चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, वो दवाई होती है डायबिटीज़ की। यार मुझे बुरी नहीं लगती, मैं तो मानस रोहिणी ऐसे खा जाता हूँ, मुझे कड़वी चीज़ें पसंद है, अच्छा लगता। मतलब मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है कि किसी चीज़ का टेस्ट खराब हो तो मैं। हाँ, मुझे मीठा खाना भी पसंद है, एज वेल एज जितना मुझे कड़वा पसंद है वैसे मीठा खाना पसंद है। अगर आप लोग जानते हो तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। हाँ, और हाँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वैसे तो खैर मैं हमेशा से जयपुर ही रहा हूँ, शुरू से मेरी पढ़ाई वढ़ाई यहीं के पास में, कोचिंग के बगल में रहता भी। तो वहाँ पर एक्चुअली में जब शादियाँ होती हैं ना, तो वहाँ पर आज भी वो बफर सिस्टम वगैरह ये सब नहीं चलता है, वहाँ पर बैठा के टेबल कुर्सी पर ऐसे खाना खिलाया जाता है। लंगर में तो ज़मीन पर बैठाया जाता है ना, उसमें टेबल कुर्सी पर बैठाया जाता है। और खाने का सिस्टम ये होता है, परोसगारी करने वाले लोग होते हैं, और परोसगारी करते टाइम बहुत फोर्स किया जाता है, इतना फोर्स किया जाता है कि लास्ट में वो लोग बिल्कुल कि अति पे आ जाए कि नहीं अब तो फैल गए कि नहीं खा पाएंगे। और उसमें कई लोग निकल के आते हैं, ऐसे ऐसे लोग, जैसे मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप लोगों ने खाना खा लिया है, ठीक है, और उसके बाद 4-5 मैंगो आम खा चुके हो आप लोग, ठीक है, हाँ, खाना खाने से पहले आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी चुके थे, अब आपके पास आएंगे रसगुल्ले, तो अब आप बताओ कितने रसगुल्ले खा सकते हो? ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे ही ताऊ जी की बात कर रहा हूँ। 350 रसगुल्ले, 350, 350 रसगुल्ले। हाँ, वो निचोड़ के खाते हैं एक्चुअली, बट 350 रसगुल्ले। मेरा भतीजा जो मुझसे 1.5 साल छोटा है वो 80 रसगुल्ले खा गया। हाँ, गांव में बेटा होता रहता है, गांव में मेरे पोते भी घूम रहे हैं गांव में होता है, गांव में नॉर्मल चीज है। एक्चुअली में आपके डिफरेंस इतना ज्यादा होता है ना, फैमिली ट्री अगर आप देखोगे गांव में फैमिली ट्री होती है पूरी, उस हिसाब से। हाँ, तो गांव में ये चीजें होती है, नॉर्मल है। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं।
वैसे 20-30 तो मैं भी खा। बेटा पर्सनैलिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना मैं, एक तुम और एक मैं हूँ, देखो डिफरेंस। डिफरेंस देखो। बात तो सही है, तुमसे 10 गुना चल ही सकता है। और ये चीज़ तो खैर मैं ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा, मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैं खा सकता हूँ भी। कभी कभार मेरा मन करता है तो मैं जाता हूँ 1-1.5 किलो रसगुल्ले पैक करवा के लाता हूँ, पूरे साफ कर देता हूँ। ये नॉर्मल है मेरे। चलो। हाँ ये मुझे पसंद है, हाँ इसके अलावा और किलो के हिसाब से तो दो बराबर ही आएंगे। छोटे लो बड़े लो। हाँ लेकिन वो रसगुल्ले वो वाले जो स्पंज वाले होते हैं, वो नहीं कि वो एक बीकानेरी आते हैं सिंथेटिक वाले हैं, वैसे नहीं खा सकता। हाँ लेकिन मिठाई में सिर्फ यही और एक रसमलाई, दो चीज़, इसके अलावा मैं ज़्यादा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं। नहीं। राजस्थान में होता है बूंदी के। आप यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखो, आप 60-60 50-50 खा जाते हैं बूंदी के लड्डू। जो हाँ, देसी घी के लड्डू होते हैं तो यार। बट फिर भी क्या 40-50-60 किसे बोलते हैं, तो पेट जाता है 40-50-50। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखो टॉपिक। टॉपिक लिखो। फील्ड ऑफ एन फील्ड फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो देखो अपने पास एक शीट ऑफ चार्ज है, एक शीट है, ठीक है। इस शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। शीट की लेंथ कितनी है? बिल्कुल। इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, में चार्ज अभी 2 मिनट बाद बना देता हूँ। यानी एक्चुअली में क्या है, सिग्मा दे रखा है ना चार्ज पर यूनिट। शीट है तो शीट रेक्टेंगुलर, आगे से हो सकता है बांका टेढ़ा कुछ भी, ठीक है। इससे मुझे एक आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस ऐसे रखी हुई है बोर्ड पे है ना, आर डिस्टेंस पर मुझे यहाँ पर के लिए फील्ड कैलकुलेट, ठीक है। अगेन मैंने फिर से अभी 2 मिनट पहले कहा था गाउसियन सर्किट के लिए भी हम लोग नहीं करेंगे, हम आप लोग नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा सिलेंडर सस्ता वाला बन गया। ये मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि हाँ, आप लोग थोड़ा सा इजीली बनाना, क्योंकि क्या है मेरे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा राइट साइड मूवमेंट, ठीक है। तो देख लेना तुम लोग यूनिफॉर्मली बना। ठीक। करूँ सही करूँ? अच्छा नहीं लगता? टेस्टी टेस्टी बनाओ डायग्राम। नहीं अगर तकलीफ हो तो मैं बना सकता हूँ। मुझे बता दो यार, ऐसे क्या खास बात कर रहे हो? तुम दोनों ही होते हो हमेशा टारगेट में। हर्ष। चल, कोई बात नहीं। समाधान। समाधान महा। तो बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शीट चार्ज था इस शीट, और इसके लिए अपन ने गाउसियन सरफेस कैसा अज्यूम किया, एक सिलेंडर अज्यूम। मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बोला था कि एंगल मुझे या तो 0 या 90 चाहिए, ट्यूब के साथ पंगा होता है इस तरीके। चलो फिलहाल मैं इसको क्या अज्यूम कर रहा हूँ, एक
अपना सिलेंडर तो है ही अज्यूम, गॉसियन सरफेस अज्यूम, ठीक है। और इसके लिए रेडियस क्या मानी अपन ने, वही आर, और लेंथ इसकी बोल देता हूँ, टोटल लेंथ एल होगी सिलेंडर की, लेंथ एल मान ली, ठीक। तो अब बताओ, वही नेट फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बताओ, एक बार देख लो आराम, एक बार देख। तो बच्चों देखो यहाँ पर कि तीन सरफेस है जहाँ से फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हो, एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस इधर है, और एक सरफेस इसका कर्व सरफेस। अगर मैं इस शीट की बात करूँ, शीट ऐसे रखी हुई है, लाइंस कहाँ क्रॉस कर रही हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये बताओ इस सरफेस के लिए फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का एंगल क्या होगा, ई इधर होगा और एरिया भी इधर ही होगा, मतलब कि थीटा क्या है। इसके लिए बात करूँ, ई किधर होगा इसके लिए, इधर की तरफ, एरिया भी इधर, मतलब इसके लिए भी थीटा। दिमाग में ये एक तरफ तो उल्टा साइड है तो नेगेटिव, फ्लक्स तो ये दोनों तरफ मूव करवाएगा ना पॉजिटिव, ठीक है। तो थीटा इसके लिए भी जीरो हो जाएगा। और अगर कर्व सरफेस की बात करूं तो ई कहाँ है, इधर की तरफ, और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू ई होगा, यानी यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, यानी तीनों में से दो सरफेसेस ऐसे हैं जिससे अपन को फ्लक्स मिल रहा है, क्लियर हुआ ये। दोनों सरफेसेस पे काम में ले लेते, क्या क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, डायरेक्टली लिख दूँ कॉस जीरो 1 होता है, छोड़ दूँ, कितनी बार आया ये सरफेस, 2 टाइम्स, 1 एंड, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 और ई डी ए कॉस 90 इज इक्वल टू क्यू इनसाइड कितना आने वाला है, अपन एरिया निकाल लो, एरिया कितना होगा इस, सर्कल ही तो आएगा एक, ठीक है। और डायरेक्ट बोल दो क्यू इनसाइड के लिए सिग्मा अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही होगा, मल्टीप्लाई में आता नालायक में, सिग्मा इनटू एरिया होगा ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एरिया होता है ना, इधर मल्टीप्लाई में आएगा, आते रहते भाई, क्लियर हुआ, यही आया क्यू इनसाइड की वैल्यू। अब इसकी कहानी खत्म करते हैं, ई बाहर आ गया, 2 ये तो जीरो हो ही गया, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ई। अच्छा ये बताओ इसका एरिया कितना आया, ये किसका एरिया निकालोगे, ई डॉट डी ए सरफेसेस निकालोगे इनका, कितना आएगा, सर्कल ही तो है, पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी क्या आया, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गुजर गया पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर, क्या बचा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन आई रिक्वेस्ट ये आंसर डायरेक्ट याद रखना, ठीक है, सिग्मा अपॉन कौन सा बालक, हाँ बालक क्या कर रहे, जो सरफेस लेंगे उसका एरिया लेते हैं ना अपन, एरिया सरफेस का होता है बालक, वॉल्यूम का नहीं होता। हाँ तो गाउसियन सरफेस के 3 सरफेस लिए अपन ने, देखो 1 2 ये कर्व सरफेस और 3 ये वाला इधर वाला सर्कल। अब उसके बाद मैंने देखा एंगल इसके साथ भी जीरो था, इसके साथ भी जीरो, मतलब कि कॉस 1, तो दो सरफेसेस तो ऐसे हो गए सर्कल वाले, और एक हुआ कर्व सरफेस जिसके साथ एंगल कितना आ गया था 90, तो कहानी खत्म। अब देखो अपने पास ये वाला एरिया कितना था, एरिया ऑफ 3 पाई आर स्क्वायर, इधर भी पाई आर स्क्वायर, पाई आर, अब क्लियर हुआ, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना प्लीज। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, या यूनिफॉर्म के लिए करवा दूं, छोड़ूंगा नहीं, भेज वाला नहीं, मुझे भी लग रहा है कि अब ज़्यादा हो जाएगा।
वैसे कुछ खास है नहीं उसमें, रॉ ज्यूम करना सेम तरीके, उसमें इनसाइड भी होगा आउटसाइड। इंसुलेटर वाले में वॉल्यूम वाला आएगा ना, उसमें रॉ ज्यूम कर अपने फॉलो के लिए किया था, साइड वाला जीरो आ गया था ना, साइड विथ चार्ज हो